भविष्य की बात है, साल 2121 में। एक ऐसी दुनिया जहां सच कहें तो हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। एक न्यूक्लियर वॉर ने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया है और अब ह्यूमैनिटी सिर्फ फोर्टिफाइड सिटीज में ही जिंदा रह पाती है। यही दुनिया के आखिरी सेफ स्पॉट्स हैं और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बाइक पर तेजी से सड़क पर दौड़ रहा है। तभी अचानक एक जाइगेंटिक क्रीचर सामने आ जाता है। यहां से बाहर निकलना मतलब है कि अगर कोई पेचीदा या टफ नहीं है तो उसका वाइप आउट होना तय है। लेकिन हमारा हीरो बेखौफ आगे बढ़ता रहता है। बाहर की दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी के कारण पूरी तरह रैक हो चुकी है और अब यह एक अजीब जगह बन चुकी है। अचानक एक विशाल म्यूटेंट प्रेइंग मैंटिस बिल्डिंग्स के बीच दिखता है। हमारी दोस्त की तरफ देख रहा है। ये इंसेक्ट्स न्यूक्लियर बीस्ट्स बन चुके हैं, ह्यूमैनिटी का सच्चा नाइटमेयर। क्रीचर ने ज्यादा टाइम नहीं गंवाया और सीधे हमारे एमसी की तरफ दौड़ा, अपने क्लॉज से अटैक करने को तैयार। बिना सोचे वह अपनी बाइक से कूदता है और एक अजीब पर्पल एनर्जी से ग्लोइंग ब्लेड निकालता है। वह न्यूक्लियर बीस्ट की तरफ उड़ता है, पूरी तरह से लड़ाई के लिए रेडी। लड़के ने मिड एयर खुद को एडजस्ट किया, सीधे मॉन्स्टर के बीच में निशाना लगाते हुए, और इतनी तेजी से कि दिमाग घूम जाए। उसने अपनी एनर्जी वेपन से क्रीचर को कई बार काटा। धमकी खत्म करने के बाद वह बिल्कुल शांत और कूल लैंड करता है, क्योंकि यहां दोस्त सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बचते हैं। इस जगह की गर्मी सहने के लिए तुम्हें इन म्यूटेंट क्रीचर से भी ज्यादा स्ट्रांग और रूथलेस होना पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया की लड़ाई सिर्फ इन जानवरों तक सीमित नहीं है। ठीक उसी वक्त एक आर्मर्ड कार में एक आदमी सूट में आता है, सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास। सफेद बालों वाला यह लड़का उस कार का पीछा कर रहा है किसी खास वजह से। फिर वह ड्राइवर को एक कार्ड दिखाता है। फोटो देखकर ड्राइवर पुष्टि करता है कि वही मैंशन है जहां जाना है। दोनों के बीच एक चतुर मुस्कान देखी जाती है, क्योंकि आज की रात का इवेंट खास होने वाला है। फिर अचानक कार के बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। अगली सीन में हम देखते हैं कि सूट वाला आदमी बंधा हुआ है और हमारा हीरो उसे ठंडे बयार से देख रहा है। बाद में वह अपनी क्लोथ्स बदलकर मास्क पहन लेता है, अपनी पहचान छुपाने के लिए। पूरी तरह ड्रेस्ड अप वह उस मैंशन के दरवाजे पर पहुंचता है जो उसने फोटो में देखा था। दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, जो अंदर से शाही और लग्जरी लग रहा है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, एक महिला उसकी सिर पर बंदूक तानी हुई है। बिना कोई सवाल करे वो जानना चाहती है कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और महिला आती है और चेतावनी देती है कि अगर वह एक कदम और बढ़ाया तो वे उसे सजा देंगी। बिल्कुल शांत लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है और उन्हें करीब से देखने के लिए कहता है। फिर वह एक सोने की वस्तु निकालता है, जिसे देखकर महिलाएं पूरी तरह हैरान हो जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट तुरंत पहचान जाती है कि वह एक बहुत खास वीआईपी गेस्ट है। लड़का कहता है कि वह अच्छे वक्त के लिए आया है और बेहतर होगा कि उसकी रात खराब न करे। यह सुनते ही दोनों महिलाएं उसे डेजर्ट ईडन में स्वागत करती हैं। एक महिला पास से एक कार्ड निकालती है और पैसेज खोलती है, फिर उसे अंदर ले जाती है। दोनों झुकाकर उसे शानदार विजिट की शुभकामनाएं देती हैं। मास्क लगाए हुए आदमी अकेले ही एक अंधेरे रास्ते से गुजरता है, जो एक बड़े दरवाजे की ओर जाता है। वो बड़े डबल दरवाजे खुलने लगते हैं, अंदर की दुनिया दिखाते हुए। इस डेजर्ट एडन को एक सीक्रेट क्लब माना जाता है, जो हाल में काफी फेमस हो रहा है। यहां आने वाले लोग या तो रीजनल बिग शॉट्स होते हैं या बहुत अमीर, और जो चीज इन पावरफुल लोगों को आकर्षित करती है वह है यहां की स्पेशल सर्विसेज। सारे गेस्ट्स स्टेज की तरफ देखते हैं, जहां एक लड़की आती है। एक होस्ट उनका स्वागत करता है और पूरी सच्चाई बताता है। यहां केवल पैसा ही मायने रखता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वह वादा करती है कि पैसा होने से यह शाम उनकी जिंदगी की सबसे मजेदार शाम होगी। वह पर्दा हटाती है और छुपी हुई चीज को दिखाती है। होस्ट अनाउंसेस करता है ऑक्शन की शुरुआत, और कुछ लड़कियां स्टेज पर लाई जाती हैं ऑडियंस के सामने। उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है जो खास तौर से चुने गए होते हैं और बायर्स को एक अनोखा एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं। होस्टेस बाद में गेस्ट्स को अपने पैसे खर्च करने के लिए एनकरेज करती है, बिना किसी सेकंड थॉट के। हाँ, यहां की स्पेशल सर्विस इलीगल ऑक्शंस है, जिसमें लोग शामिल होते हैं, लेकिन यार, ये रैबिट होल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसी बीच एक व्हाइट हेयर्ड महिला
हमारे हीरो के पास आती है और पूछती है कि वह अकेला क्यों है। फिर वह पूछती है कि क्या वह स्टेज पर डिस्प्ले हो रहे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। यंग आदमी एक नफरत भरे अंदाज में कहता है कि यह सब बोरिंग है और सवाल करता है कि क्या कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है। महिला मुस्कुराती है और कहती है कि वह टेस्ट वाला आदमी है और जो कुछ बेटर मिलेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। बिना कुछ बोले वह उसे वो गोल्डन ऑब्जेक्ट दिखाता है जिससे उसने एंट्री की थी। महिला इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और यंग आदमी पूछता है कि क्या यह क्वालिफिकेशन के लिए काफी है। वह बहुत माफी मांगती है कि उसने उसकी स्टेटस को पहले नहीं पहचाना और उसे फॉलो करने के लिए कहती है। दोनों फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, पीछे क्राउड ऑक्शन में लगे रहते हैं। महिला फिर हमारे एमसी को एक प्राइवेट रूम ले जाकर दरवाजा खोलती है। मास्क्ड आदमी अंदर जाता है और खुद को एक लग्जरी रूम में पाता है जिसमें बीच में एक बड़ा बेड है। उस बेड पर पिंक हेयर्ड एक लड़की खुद को शाय बताती है और कहती है कि वह 18 साल की है। व्हाइट हेयर्ड महिला उस लड़की को हाई क्वालिटी आइटम के रूप में पेश करती है और उसकी ओपिनियन पूछती है। थोड़ी सी स्माइल के साथ हमारा हीरो जवाब देता है कि वह बिल्कुल भी खराब नहीं है। एस्कॉर्ट फिर विदा लेती है और कहती है कि वह उसके साथ अपनी प्राइवेट टाइम का आनंद ले। एमसी सोचता है कि उसने आखिरकार एक टॉप टियर प्रोडक्ट खोज लिया है। शॉमे अपने आप को उसके एक्सक्लूसिव पेट के रूप में पेश करती है। वह उसके करीब आती है और पूछती है कि यह किस तरह की बात है। पिंक हेयर्ड लड़की उसे नॉटी कहती है और पूछती है कि वह अभी भी क्यों लग रहा है कि वह डम खेल रहा है। यंग आदमी बेड के ऊपर झुकता है, उसके खेल में साथ देता है। वह लेटती है और कहती है कि वह गेम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अचानक वह उठता है और कहता है कि उसे यह सब कुछ प्लेन और बोरिंग लगा। सरप्राइज्ड होकर वह पूछती है कि क्या उसे पसंद नहीं कि वह लीड ले। उस वक्त वह पूछती है कि क्या उसे पसंद है जब वह थोड़ी ज्यादा बोल्ड होती है। लड़की वादा करती है कि वह सुपर ओबीडियंट होगी और सबमिसिव रहेगी। वह धीरे से कहती है कि अगर वह अच्छी लड़की नहीं बनी तो वह एक, चलो कहें, ज्यादा इंटेंस करेक्शन पा सकती है। एक रहस्यमय स्माइल के साथ वह पूछता है कि क्या वह ज्यादा डिमांडिंग डिसिप्लिन मेथड्स में इंटरेस्टेड है। यंग महिला एक प्रोवोकेटिव लुक के साथ जवाब देती है कि उसे अपने मास्टर के इंस्ट्रूमेंट का स्पर्श महसूस करना प्यार है। वह बस कहता है गुड और उसे जोर से धकेल देता है। उसका एक्सप्रेशन अब सीरियस हो गया है। हमारा हीरो एक असली विप दिखाता है जिसे उसने पूरे समय छुपाकर रखा था। फिर वह उसे असली चैलेंज देने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक स्टैंस लेता है। बिना हिचकिचाए वह एक पावरफुल ब्लो मारता है जिससे लड़की की तेज चीख निकलती है। वह पूछती है कि उसने उसे क्यों चोट पहुंचाई और कहती है कि अगर वह पूरी तरह से डैमेज्ड हुई तो उसकी सर्विस नहीं कर पाएगी। वह ठंडे बयार से जवाब देता है कि उसे इसे सहना चाहिए। उसकी जाति आसानी से हार नहीं मानती जब तक उन्हें पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए। और सबसे ऊपर वह उसे मिस बीस्ट वुमन कहता है जिससे वह लड़की पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। गुस्से में वह जानना चाहती है कि उसने ये कैसे पता लगाया और पूछती है कि क्या वह उन नेक्रोफेजिस्ट्स में से एक है जो उसकी जाति का शिकार करते हैं। यंग आदमी फिर अपनी डिस्गाइज उतारता है, अपना असली हंटर लुक दिखाता है। वह उसका मजाक उड़ाता है कहते हुए कि वह प्रीमियम मेंबर है और उसकी बॉडी टेम्परेचर ने उसकी डिस्गाइज खोल दी। वह तुरंत अपनी चाल बदलती है और पूरी स्वीटनेस और सेडक्शन से कहती है कि चूंकि वह एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है इसलिए वह उसकी अच्छी सेवा करेगी। उसके हाथ क्लॉज में बदल जाते हैं और वह उसे गले लगाती है कहते हुए कि बस उसे आरामदायक बनाना चाहती है। लेकिन हमारा हीरो मजाक नहीं करता और विप से उसे दूर फेंक देता है। ठीक उसी वक्त जब वह अपना असली मॉन्स्ट्रस क्रीचर रूप दिखाती है। क्रीचर उड़ती है और हमारा एमसी अगले राउंड के लिए तैयार हो जाता है। उसे एक भी सांस लेने का मौका नहीं देते। क्रीचर पूरी तरह कंफ्यूज्ड जानना चाहती है कि वह वयस्क कौन है और वह विप कैसे उसके डिस्गाइज को तोड़ पाया। वह उसे नापती है और सोचती है ये लड़का रूकी नेक्रोफेज जैसा दिखता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा नया आदमी उसके पास इतना विकेड वेपन कैसे लेकर आया है। वह शांतिपूर्ण अंदाज में जवाब देता है कि वह सिर्फ एक आम हंटर है जिसने यह मिशन लिया है कि उन सबको खत्म कर देगा। खुद पर इतना कॉन्फिडेंट होकर वह लड़की को थोड़ा मौका देता है और कहता है कि अपने छोटे दोस्तों को बुला ले क्योंकि पूरे क्रू से एक साथ लड़ना उसके लिए टाइम बचाएगा। बीस्ट उसकी एटीट्यूड से गुस्सा हो जाती है
पर उसे पता है कि अगर उसके दोस्त आ गए तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे किसी क्यू पर एक स्टाइलिश हाई हील्ड बूट सीन में आता है। यह अनाउंस करता है कि कैवलरी आखिरकार पहुंच गई है। क्लब के कर्मचारी सामने आते हैं, जो असल में डिस्गाइज किए हुए बीस्ट विमेन होते हैं। उनमें से एक, जो ब्लाइंडफोल्ड पहने होती है, कहती है कि उसे लगा था कि यह लड़का टफ होगा, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक बच्चा निकला। सफेद बालों वाली रिसेप्शनिस्ट, जो पहले मिली थी, हाथ बढ़ाती है क्योंकि वह समझती है कि यह लड़का उसकी कॉलीग से ज्यादा टफ है। जो पहली रिसेप्शनिस्ट थी, वह ग्रुप को चेतावनी देती है कि अपना गार्ड न कम करें, क्योंकि यह लड़का नेक्रोफेज है। जहां तक पिंक क्रीचर की बात है, जिसे शव कहा जाता है, वह और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और चेतावनी देती है कि सिर्फ क्लॉज चलाने से प्रीपेयर्ड हंटर के खिलाफ कुछ नहीं होगा। वह बढ़ चढ़कर बताती है कि पहले जो नेक्रोफेजेस अपनी किस्मत आजमाने आए थे, वे भी सफल नहीं हो पाए। एक और बीस्ट, जो बी वाइब देती है, मुस्कुराते हुए कहती है कि लड़का अकेला है और एक लॉस्ट रुकी जैसा लगता है। वे सभी अग्री करते हैं कि जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करना है, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा फीस्ट उनका इंतजार कर रहा है। फिर पूरा स्क्वाड मिलकर हमारे हीरो पर चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि वह अपने मेकर से मिलने जाए। हमारा हीरो पूरी शांति से 5 जायंट मॉन्स्टर्स का सामना करता है और कहता है कि उनका एक साथ अटैक करना उसकी जॉब को और भी आसान बनाएगा। और फिर वह एक टैलिस्मन निकालता है, जो एक ताकतवर गोल्डन एनर्जी से चमकने लगता है। लड़का उस मिस्टीरियस आइटम को एक्टिवेट करता है, क्रीचर्स पर एक खौफनाक एबिलिटी अनलीश करने के लिए तैयार हो जाता है। टैलिस्मन की एनर्जी अब नीले रंग में बहते हुए सीधे उसके विप में जाती है, जो तेज चमकने लगता है। फिर वह एक तबाह कर देने वाला इलेक्ट्रिकल अटैक अनलीश करता है, जो 5 मॉन्स्टर्स को एक साथ मारता है, सभी को झटका लगाता है। उनमें से एक उड़ती है और चोटों से जूझती हुए सोचती है कि एक साधारण हंटर के पास इतनी खास एबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। जमीन पर पड़ी और पूरी तरह हार चुकी पिंक क्रीचर स्वीकार करती है कि उसने उस लड़के को कम आंका और बड़ी गलती की। हमारा हीरो डटकर खड़ा रहता है, अपने दुश्मनों को जमीन पर पड़ा देखता है, जिन्हें लड़ाई जारी रखने का कोई मौका नहीं। वह बताता है कि यह उसकी खुद की स्पेशल एबिलिटी नहीं थी, बल्कि एक ओवरपावर्ड मैजिक आइटम की ताकत थी। वह कहता है कि इतने महंगे लाइटनिंग टैलिस्मैन को 5 एनिमीज को एक साथ खत्म करने के लिए खर्च करना वाजिब था। बिना किसी चेतावनी के एक और हंटर कमरे में आता है और वह सीन देखकर दंग रह जाता है। सभी क्रीचर्स जमीन पर हारे हुए। वह आदमी और उसकी टीम वहां से डर के मारे भाग निकलती है, चीखते हुए कि बीस्ट विमेन क्लाइंट्स को अपना शिकार बना रही हैं। पता चलता है कि ये 5 पेस्ट्स स्पेशल सर्विसेज का झांसा देकर लोगों को वहां लाती थीं और पीछे से उन्होंने उन क्लाइंट्स को भी खाया जो वहां मस्ती करने आए थे। ये बीस्ट विमेन आम न्यूक्लियर बीस्ट से कहीं ज्यादा विकसित हैं और इंसानों जितनी समझदार भी होती हैं। हमारा हीरो अपना नाम लू सिंह बताता है और कहता है कि उसका मिशन बस बीस्ट्स को वहां से खत्म करना था। वह हार चुकी क्रीचर्स से न्यूक्लियर कोर्स निकालता है, जो सफल मिशन का बोनस है। इस दुनिया में हंटर्स एक गिल्ड के तहत काम करते हैं और सभी तरह की समस्याओं को हल करते हैं। उनमें से ज्यादातर न्यू ह्यूमंस होते हैं, जो रेडिएशन के प्रभाव से शक्तियां जगा लेते हैं। सिर्फ उनकी फिजिकल ताकत बढ़ती ही नहीं, बल्कि वे सुपर पावर्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लूसन बताते हैं कि वे एक न्यू ह्यूमन हैं, लेकिन उनकी स्पेशल एबिलिटी कुछ अलग ही है। काम खत्म करने के बाद हमारा एमसी अपनी बाइक पर चढ़ता है और वहां से निकल जाता है। एक क्विक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह एक ऑर्फन था, जिसे पीटा जाता था और भूखा रहता था ताकि बच सके, जब तक कि एक दिन उसकी बचावकर्ता, उसकी नेक्रोफेज टीम की कैप्टन फैनशू से मुलाकात नहीं हुई। उसने पता लगाया कि वह न्यू ह्यूमन है और उसे अपनी टीम ट्विन लेपर्ड्स में शामिल किया। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद वह सी रैंक तक पहुंचा, लेकिन अभी भी एस रैंक टॉप डॉग से बहुत दूर है। वह एक ऐसा तरीका खोज लेता है जिससे वह हथियारों का इस्तेमाल कर खुद को और भी मजबूत बना लेता है, जो कि इस दुनिया के नहीं हैं। शहर में वापस वह अपनी बाइक उस बिल्डिंग के सामने पार्क करता है जहां वह रहता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह दरवाजा जंजीर और एक भारी ताला लगाकर लॉक कर देता है। हमारा हीरो अपने कमरे में आता है, जो कि बहुत साधारण है और उस लग्जरी मैंशन के बिल्कुल उल्टा है। वह कमरे के कोने में बैठता है और एक हरे रंग की चमकती हुई वस्तु को थामे रहता है। धीरे धीरे
उसकी आंखें बंद होती हैं और एक बहुत थके हुए दिन के बाद वह बेहोश हो जाता है। उसी समय उसकी आंखें जोर से खुलती हैं। एक आंख पर्पल और दूसरी येलो हो जाती है। यह उसकी स्पेशल न्यू ह्यूमन एबिलिटी है जो उसे एक दूसरी दुनिया में यात्रा करने की क्षमता देती है। यह जगह उसकी अपनी दुनिया से पूरी तरह अलग है और इसे इमॉर्टल रेल्म कहा जाता है। अपोकलिप्स के विपरीत इस अजीब दुनिया में अमृता की कल्टीवेशन संभव है। एक छोटी तैरती हुई लड़की नजर आती है और पूछती है कि क्या सेक्ट मास्टर आखिरकार जाग गया है। अब अलग कपड़ों में हमारा हीरो कहता है कि मिशन सफल रहा और उसने कई जरूरी मटेरियल्स जमा किए हैं। उसे याद आता है कि एक पल पहले वह रेगिस्तान में सो रहा था और अगले ही पल वह इस पागल दुनिया में जाग गया। हालांकि वह पहले भी यहां आ चुका है, फिर भी यह सब उसके लिए कुछ हद तक अविश्वसनीय है। पूरे इस घटनाक्रम को समझाने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना होगा। सीन हमें एक अंधेरे जगह पर ले जाता है जहां लाल आकाश के नीचे बहुत सारे शव पड़े होते हैं। उस दिन वह अपने घर में सो रहा था और उसे पता नहीं था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब जगह पाया और सोचने लगा कि आखिर वह कहां पहुंच गया है। इसी समय लुइंग को एहसास होता है कि वह एक पूरी तरह अलग दुनिया में आ गया है। शुरू में उसने सोचा कि जो कुछ देख रहा है वह सब एक खराब सपना है, लेकिन शवों की तीव्र बदबू इतनी असली थी कि उससे उसे पेट खराब हो गया। उसकी हंटर ब्रेसलेट भी उसके साथ थी और पूरी तरह काम कर रही थी। फिर अचानक उसके सामने कुछ और भी ज्यादा अजीब दिखा। उसने एक प्राचीन इमारत को तैरते हुए देखा जो अजीब स्पाइक्स से ढकी हुई थी, पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया जैसा दृश्य। उसी पल उसे तेज सिर दर्द हुआ और उस शरीर के असली मालिक की यादें उसके दिमाग में आने लगीं। वह पता लगाता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक ईविल एनर्जी ने ले लिया था। इसके बाद कई दानव और राक्षस लोगों का शिकार करने लगे और उनके पीछे तबाही की झड़ी लगा दी। बाकी बचे कल्टीवेटर्स के तरीके और भी घातक थे ताकि वे अपनी ताकत बनाए रख सकें। इस शरीर का पुराना मालिक एसेंशन सेक्ट का डिसाइपल था और उसका काम खजाने की खोज करना था। साधारण लोग कल्टीवेटर्स के सामने टिक नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बस आदेश मानना पड़ता था। एसेंशन सेक्ट का मास्टर एक नेक आदमी लगता था जो अपने इलाके की रक्षा करता था, लेकिन असल में वह अपने डिसाइपल्स को सिर्फ कल्टीवेशन और ताकत के लिए लाभ लत्ता समझता था। मास्टर उनकी आत्माओं को निकालता था और इसे उनके लिए एक ब्लेसिंग कहता था। कुछ डिसाइपल्स जिनमें कल्टीवेशन की ज्यादा योग्यता थी, वे एसेंशन पिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए कई डिसाइपल्स को बलिदान दिया गया और उनके शरीर रेगिस्तान में फेंक दिए गए। यह जानकर वह हैरान हो जाता है कि क्या यही इस दुनिया में कल्टीवेशन का तरीका है, और वह समझता है कि वह किसी और के शरीर में री इनकारनेट हो चुका है। अचानक उसका सिरदर्द फिर से लौटता है और वह सोचता है कि क्या और यादें आने वाली हैं। एक मेमोरी में एक बुजुर्ग यंग लूसिंग से कहता है कि पुराने जमाने में अनगिनत मास्टर कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। उस वक्त शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स उतने ही आम थे जितने आसमान में बादल। आज के कल्टीवेटर्स पुराने जमाने में सिर्फ अप्रेंटिस ही होते। उस वक्त के सेक्ट मास्टर इतने महान थे कि यहां तक कि डीमन किंग्स भी उनसे सीखने आते थे। लेकिन अच्छे दिन खत्म हो गए और एक दिन स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई और आकाश लगभग गिर गया। सेक्ट को बचाने के लिए उस समय का मास्टर एक रहस्यमय और फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यह टेक्निक मेन हॉल की सुरक्षा करती थी, लेकिन सेक्ट दफन हो गया। किसी के जागने का इंतजार करता रहा, पर स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म हो जाने के साथ बुरी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। पुराने कल्टीवेटर्स की जगह नए कल्टीवेटर्स आए जो शैतानी तरीके अपनाकर ताकत हासिल करते थे। इसी वजह से आज की दुनिया को इमॉर्टल रिफाइनिंग डोमेन कहा जाता है, जहां बुराई का राज्य है। बुजुर्ग कहता है कि यह लड़का सेक्ट का आखिरी वंशज है और उसे एक दिन इसे जागृत करना होगा। अफसोस कि असली मालिक एंट्रेंस खोजने से पहले पकड़ लिया गया था, इसीलिए यह विरासत अब पूरी तरह से उसके पास है। बुजुर्ग उसे सेक्ट के खंडहर ढूंढने और पैसेज खोलने के लिए एक ब्रेसलेट का इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। वर्तमान में युवा आदमी खंडहर के स्थान की तलाश में दिशा निर्देशों का पालन करता है। वह तब समझता है कि उसका विवरण उस शवों के ढेर से मेल खाता है जहां वह पहली बार जागा था। अचानक उसका नेक्रोफेज ब्रेसलेट बीप करता है, जो जमीन के नीचे मजबूत न्यूक्लियर एनर्जी डिटेक्ट करता है।
इस नए सुराग के साथ वह शवों के ढेर में सिग्नल के स्रोत की खोज करता है। उसी वक्त वह एक कुएं को पाता है और दोनों ब्रेसलेट्स प्रतिक्रिया देते हैं, जो संकेत करते हैं कि एंट्रेंस वहीं से है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, रेजोनेंस और भी मजबूत होती जाती है, पुष्टि करते हुए कि वह सही रास्ते पर है। लेकिन वहां दफन लोग राक्षस बन गए हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। अंत में लंबी यात्रा के बाद वह रहस्यमय कुएं के तल में पहुंचता है। ब्रेसलेट का अलार्म जोर से बज रहा है और वह अपने सामने एक गहरे अंधेरे छेद को देखता है। उसी समय कंकाल जैसे हाथ डरावने होल के अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं। चौड़ी आंखों से हमारा हीरो महसूस करता है कि कुछ आने वाला है। अंधकार से एक विशाल और बहुत डरावना कंकाल जैसा राक्षस प्रकट होता है। समय गंवाए बिना युवा लड़का लड़ाई के लिए स्टैंस लेता है। एक तेज चाल में वह आगे बढ़ता है और प्राणी पर एक शक्तिशाली मुक्का लगाता है। वह उस टैपिंग पैटर्न को याद करता है जो बुजुर्ग ने सिखाया था और मंत्र पढ़ते हुए कंकाल को छूता है। इसके बाद उस कंकाल की आंख बहुत तेज रोशनी से चमकने लगती है। विशाल राक्षस और छोटे वंश नीली ऊर्जा में घिर जाते हैं और धुंधलाने लगते हैं। कंकाल तैरते हुए स्कल्स में बदल जाते हैं, जिनमें नीली आग जल रही होती है जो उसके चारों ओर घूमती है। यह स्कल्स तेजी से घूमने लगते हैं और एक प्रकार का पोर्टल बनाते हैं। वह समझ जाता है कि वह राक्षस गार्डियन था और पोर्टल प्राचीन सेक्ट का एंट्रेंस है। मुस्कुराते हुए वह समझता है कि जेड ब्रेसलेट पोर्टल में प्रवेश करने की चाबी है। बिना हिचकिचाए वह दौड़ता है और सीधे रहस्यमय पोर्टल में कूदता है। उसका पैर पोर्टल के अंदर से गुजरता है और वह पैसेज के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। पोर्टल के अंदर कई पर्पल स्कल्स एक साथ आते हैं और ऊर्जा के साथ फटते हैं। कंकाल पर्पल ऊर्जा के बीच ध्यान करता है, सारी शक्ति अपने अंदर संचित करते हुए। ऊर्जा फिर बदलकर कंकाल को चमकीले सुनहरे कवच में ढक देती है। यह रूपांतरण एक सुनहरे देवता जैसा प्राचीन अस्तित्व उजागर करता है, जिसके कई हाथ हैं। आखिरकार युवा आदमी मिस्टिकल पैसेज के दूसरे छोर पर अपने गंतव्य पर पहुंचता है। अब वह खुद को एक बहुत प्राचीन दिखने वाले ढांचे के अंदर पाता है। हमारे लड़के ने कल्टीवेशन वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अचानक उसका ब्रेसलेट लाल रोशनी से चमकने लगता है और वह सोचता है कि क्या हो रहा है। फिर उसकी हथेली से लाल ऊर्जा निकलती है और सामने बड़ी इमारत की तरफ बहने लगती है। यह ऊर्जा तब उस छोटी तैरती हुई लड़की में बदल जाती है जिसे वह पहले मिला था। वह छोटी जीव हमारे हीरो की ओर सुनहरी ऊर्जा की एक लहर छोड़ती है। वह ऊर्जा पूरी तरह से एमसी के शरीर को घेर लेती है, जो स्थिर खड़ा होता है। लड़की उसे सैम बुलाती है और कहती है कि उसने हीदन और अर्थ सेक्ट को बचाया है। उलझन में वह पूछता है कि उसने उसे ऐसा क्यों कहा, और वह स्थिति समझाने लगती है। वह बताती है कि वह सेक्ट की स्थापना की आत्मा है और उसका एक हिस्सा ब्रेसलेट में सील था। सुनहरे युग में प्राचीन सेक्ट मास्टर ने एक कल्टीवेशन तरीका बनाया था जो अमर और शैतानी तत्वों को मिलाता था, लेकिन बुरी ऊर्जा ने बीस्ट्स और कल्टीवेटर्स को भ्रष्ट कर दिया था, जिनका नियंत्रण खो गया और जिन्होंने हमला किया। संकट के क्षण में सेक्ट मास्टर को सभी को केओस से बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। बस 2 मूव्स से उसने स्पिरिचुअल क्लेंजिंग मंत्रा का उपयोग करके परिस्थिति पलट दी। उसने सेक्रेड वर्ड ब्रेक टेक्निक से खतरे को समाप्त किया। इसके साथ ही विशाल सुनहरे पुतले ने अपने एक जबरदस्त और विस्फोटक मुक्के से दुश्मनों को कुचल दिया। टेक्निक की पहली चाल थी लाइट ऑफ द राइचियस पाथ, जिसने ज्यादातर दानवों को समाप्त कर दिया। दूसरी चाल में उसने उन्हीं दानवों का इस्तेमाल करके पहली लहर में बच गए लोगों को साफ किया। एक आदेश देते हुए उसने महान दानव सम्राटों से कहा कि वे बाकी दानवों को उनकी जगह वापस ले जाएं। बस इन 2 प्रहारों से उसने लगभग पूरी पहली लहर के बुरे दानवों का सफाया कर दिया। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वह इतनी बड़ी संख्या में दुश्मनों को संभाल नहीं पाया। अंत में सेक्ट मास्टर के पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इस कि वह इमॉर्टल रिफाइनिंग वैली को सील कर दे। इसके लिए उसने अपनी आत्मा और रक्त का बलिदान दिया और एक ऐसा फॉर्मेशन सक्रिय किया जिसने पूरी सेक्ट को सील कर दिया। इस प्रकार मेन हॉल जमीन के नीचे सील हो गया, जिसमें डिसाइपल्स की आत्माएं शांत अवस्था में थीं। उस शरीर के असली मालिक के पूर्वज एक मिशन पर थे और समय पर वापस नहीं लौट सके। उन्हें सेक्ट मास्टर का आदेश मिला
कि वे जीवित रहें और एक दिन इमॉर्टल वैली को फिर से पुनर्जीवित करें। अब जब लूजिंग ने उस छोटी अमर आत्मा को जगाया है तो वह स्वाभाविक रूप से नया सेक्ट मास्टर बन गया है। लेकिन सेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करनी होगी, जो इस दुनिया में संभव नहीं है। खुशकिस्मती से उसके नेक्रोफेज ब्रेसलेट की प्रतिक्रिया ने उसे इस समस्या का एक बढ़िया समाधान दिया। वह सोचता है कि न्यूक्लियर एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी न किसी तरह बदला जा सकता है। युवा आदमी सोचता है कि क्या वह न्यूक्लियर क्रिस्टल्स को इस दुनिया में ला सकता है और क्या वह वापस भी जा सकता है। छोटी अमर आत्मा पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि वह थका हुआ है और आराम करने की जगह चाहता है, तो वह उसे एक कमरे तक ले जाती है। सोने से पहले वह छोटी अमर आत्मा से अपनी रक्षा करने को कहता है और वह आदेश स्वीकार करती है। एक सुरक्षित जगह पर वह अंततः इतनी सारी टेंशन के बाद सो जाता है। अचानक उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। वे सामान्य पीले और बैंगनी रंग की होती हैं। जागने पर पता चलता है कि वह अपनी मूल दुनिया में लौट आया है और जेड ब्रेसलेट भी उसके साथ है। इसके साथ वह 2 निष्कर्ष निकालता है। वह सपनों के जरिए दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता है और वह वस्तुएं भी अपने साथ ले जा सकता है। इसलिए वह अपनी थ्योरी को जांचने के लिए एक न्यूक्लियर क्रिस्टल पकड़कर उसे दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। बहुत जल्द उसका अनुमान सही साबित होता है और वह क्रिस्टल को छोटी अमर आत्मा को दिखाता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह जो कुछ भी छूता है उसे वह कल्टीवेशन वर्ल्ड में ला सकता है। इस ऊर्जा के साथ वह बताती है कि वे सेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट कॉल्ड्रन ऑफ रिबर्थ को सक्रिय कर सकते हैं। फर्श खुलता है और एक बड़ा मैजिक सर्कल उनके लिए कॉल्ड्रन ऑफ लाइफ को बुलाता है। छोटी अमर आत्मा बताती है कि कॉल्ड्रन को स्पिरिचुअल एनर्जी से सक्रिय किया जा सकता है। इस कॉल्ड्रन के जरिए वह सील्ड डिसाइपल्स की आत्माओं के लिए नए शरीर बना सकता है। हमारा हीरो फिर आदेश देता है कि कॉल्ड्रन को सक्रिय करें ताकि एक डिसाइपल को वापस लाया जा सके। छोटी अमर आत्मा कहती है कि उसकी किस्मत तय करेगी कि कौन सा डिसाइपल वापस आएगा और युवा आदमी इसे रोचक पाता है। वह नहीं समझती कि उसका क्या मतलब है, लेकिन याद करती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी देनी है। उसी समय कॉल्ड्रन से एक फायर फिनिक्स निकलता है और डिसाइपल का शरीर लगभग तैयार होता है। आग का प्राणी फिर उसकी ओर उड़ता है और छोटी अमर आत्मा उसे सावधान रहने को कहती है। हमारा हीरो फायर फिनिक्स की गति से प्रभावित होता है और इंपैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। बिना किसी डर के वह अपना हाथ बढ़ाता है और आ रही जलती हुई जीव को पकड़ लेता है। फिर वह नए डिसाइपल की गर्दन पकड़ता है जो आग में घिरा हुआ है और उसके काले पंख हैं। वह महिला एक अंधेरे रूप में होती है और सेक्ट मास्टर को एक बहुत इंटिमिडेटिंग नजर से देखती है। उसका शरीर आग के निशानों से ढका है और वह बड़ी छुपी ताकत रखती प्रतीत होती है। डिसाइपल पूछती है कि वह उसकी आग से डरता क्यों नहीं और असल में वह कौन है। फिर वह उसके हाथ में जेड ब्रेसलेट देखती है और चौंक जाती है, सोचती है कि वह कौन हो सकता है। उस समय छोटी अमर आत्मा नए डिसाइपल से कहती है कि वह युवा मास्टर का सम्मान करे और वह उसका स्वागत करता है। नवागंतुक अभी भी संदिग्ध होता है क्योंकि उसे याद आता है कि पुराने मास्टर ने उसकी शक्ति छीन ली थी और गायब हो गया था। फिर वह यह सोचती है कि शायद वह मास्टर का पुनर्जन्म है और उसके अतीत को टेस्ट करने का निर्णय लेती है। अपने भव्य पर्पल पंख फैलाते हुए वह पूछती है कि वे उसे उसकी नींद से जगाने का कारण क्या है। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह उस महिला को सेक्ट को फिर से जगाने में मदद करने के लिए शामिल होने के लिए कह रहा है। लेकिन वह महिला तिरस्कार से जवाब देती है कि उसे इस तरह की किसी बोरिंग चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटी अमर आत्मा गुस्सा हो जाती है और सेक्ट मास्टर का अपमान करने के लिए उसे धमकी देती है। तब डिसाइपल चिल्लाती है कि वह वहां से दूर हो जाए और उसे आग की एक ब्लास्ट से दूर फेंक देती है। वह कहती है कि उसकी तकदीर उसकी अपनी है और इस जिंदगी में कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी समय युवा आदमी का ब्रेसलेट चमकने लगता है और उससे ऊर्जा की एक जंजीर निकलती है। यह जंजीर विद्रोही डिसाइपल को पकड़ लेती है और उसे जबरदस्त बिजली का झटका देती है। महिला के हारने पर छोटी अमर आत्मा हैरान होती है कि वह यिन यंग कर्स को जानता है। वह समझाता है कि वह हॉल में प्रवेश करते ही ब्रेसलेट ने वहां सील आत्माओं के साथ रेजोनेंस किया। छोटी अमर आत्मा फिर याद करती है कि उसे कुछ बहुत जरूरी बताना था।
वह बताती है कि सभी सील किए गए डिसाइपल्स असल में शक्तिशाली दानव और राक्षस थे। इसके बाद वह समझ जाता है कि पुराने मास्टर को उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत हथियार की जरूरत थी। वह देखता है कि जंजीर नए शरीर में ट्रांसफर हो रही है और उसे अपनी थ्योरी पर यकीन हो जाता है। युवा आदमी कहता है कि उसने बस गलती से ब्रेसलेट खींचा और संयोग से कर्स सक्रिय हो गया। डिसाइपल खुद को फायर क्रो के नाम से परिचित कराती है, जो एक आग की आत्मा है जिसने मानव रूप धारण किया है। युवा आदमी कहता है कि वह सिर्फ एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है और वह उसे बेकार कहकर वापस बदलने की धमकी देता है। तंग आकर डिसाइपल बताती है कि वह रिफाइनिंग आइटम्स के लिए एक उच्च दर्जे की इमॉर्टल आर्टिफैक्ट थी। वह अपने सील किए हुए जादुई खजानों को पेश करती है और मास्टर से उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निवेदन करती है। लेकिन हमारा हीरो और छोटी अमरात्मा उसकी सिंसेरिटी से प्रभावित नहीं होते और विदा लेते हैं। इसके बाद वह महिला वादा करती है कि अगर उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी होगी तो वह उसके लिए और भी खजाने रिफाइन कर सकती है। युवा आदमी फिर मानो मान गया हो और उसे एक मौका देने के लिए राजी हो जाता है। वर्तमान में सेक्ट मास्टर दोनों के लिए दरवाजा खोलता है और क्रिस्टल से भरी थैला लेकर फायर क्रो से पूछता है कि क्या उन न्यूक्लियर क्रिस्टल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी पर्याप्त है। डिसाइपल ऊर्जा की मात्रा देखकर आश्चर्यचकित होती है और ध्यान देती है कि पत्थर अलग है। क्रिस्टल्स हाथ में लेकर वह फिर खजाने रिफाइन करने का मौका पाती है। वह कहती है कि तुरंत शुरू किया जाए और अपनी फायर क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। महिला अपने फायर रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके क्रिस्टल्स पर काम शुरू करती है। उसके हाथ आग में लिपटे होते हैं। वह अपनी रिफाइनिंग शक्ति सक्रिय करने के लिए चिल्लाती है। क्रिस्टल उसकी ऊर्जा द्वारा ग्रहण किया जाता है और एक नए खजाने में परिवर्तित हो जाता है। अंत में वह स्वयं को सेलेस्टियल टैलिस्मैन ऑफ द ब्लू शैडो फैल्कन रिफाइन करने पर गर्व करती है। युवा आदमी टैलिस्मैन का विश्लेषण करता है और नाम से अनुमान लगाता है कि यह आइटम उड़ान की शक्तियां सक्रिय कर सकता है। डिसाइपल फिर कहती है कि बेहतर खजाने पाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी होगी। वह अपने ट्रेजर रिफाइनिंग कला को सुपर संस्करण में उपयोग करके कुछ नया बनाती है। इस बार वह एक चमकीला और बहुत रहस्यमय सीड रिफाइन करने में सफल होती है। छोटी अमरात्मा उस सीड को पहचानती है और कहती है कि उसका पौधा बहुत स्वादिष्ट है। अचानक फायर डिसाइपल जमीन पर गिरती है, कमजोर दिखती है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। वह बताती है कि वह भूखी है और खजाने रिफाइन करना बहुत ऊर्जा खपत करता है। इसके बाद वह महिला भूख से बेहोश होकर हमारे एमसी की बाहों में गिरती है। वह उसे पकड़ता है और कहता है कि लग रहा है कि वह भूख से बेहोश हो गई है और वह उसे आराम करने ले जाएगा। छोटी अमरात्मा चेतावनी देती है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन भोजन की समस्या को हल करना होगा। डिसाइपल को आराम करने के लिए रखा जाता है, जबकि वे कोई समाधान सोचते हैं। युवा आदमी याद करता है कि उसने पहले ही दूसरी दुनिया में खाना लाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयोग असफल रहे। वह कहता है कि भूख की समस्या न सुलझाने पर वह अन्य डिसाइपल्स को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। लेकिन छोटी अमरात्मा के पास एक विचार है। वह कहती है कि भले ही उसे सब कुछ समझ न आए, वह मास्टर जो भी निर्णय लेगा उसे पूरा करेगी। अचानक कॉल्ड्रन जोर से हिलने लगता है और वह बताती है कि 2 डिसाइपल्स कॉल्ड्रन से वापस आ रहे हैं। फिर 2 ड्रैगन निकलते हैं, एक सफेद और एक बैंगनी, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। युवा आदमी फिर अपने यिन यांग कर्स का उपयोग करता है और ऊर्जा की जंजीरों से दोनों ड्रैगन को बांध देता है। गुस्से में चिल्लाते हुए वह दोनों से तुरंत लड़ाई रोकने और आज्ञा मानने का आदेश देता है। फिर दोनों ड्रैगन 2 महिलाओं में बदल जाते हैं, जो अब बाल पकड़कर लड़ाई जारी रखती हैं। अचानक एक कमरे से आग की एक गेंद निकलती है और एक महिला पूछती है कि इतनी शोर शराबे में कैसे सो सकती है। फायर डिसाइपल उन 2 नई लड़कियों को देखती है और चिढ़ भरे लहजे में झगड़े में शामिल हो जाती है। फिर वह एक नई डिसाइपल को पहचानती है और हैरानी से पूछती है कि क्या वह सच में वही है। हमारा हीरो और छोटी अमरात्मा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि ये दोनों नई लड़कियां कौन हैं। फायर डिसाइपल समझाती है कि वे ड्रैगन क्लैन की मशहूर बहनें हैं। जाहिर है दोनों आग और पानी जैसा विपरीत स्वभाव की है और साथ में लड़ाई फिर शुरू कर चुकी है। छोटी अमरात्मा दोनों से कहती है कि लड़ाई बंद करें
और मास्टर का धन्यवाद करें जिन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया। उसी समय बहनें मास्टर शब्द सुनकर हैरान हो जाती हैं और कंफ्यूज्ड होकर युवा आदमी की ओर देखती हैं। उनकी में से एक करीब आती है और विस्मय और प्रशंसा के भाव के साथ उसका सीना छूती है। वह कहती है कि वह असाधारण है और उसके शरीर में तीव्र स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करती है। वह उसे अपनी कल्टीवेशन में मदद करने की पेशकश करती है क्योंकि वह तकनीकों में सबसे माहिर है। नीले बालों वाली महिला कहती है कि वह उसे एक स्पेशल ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएगी। इस बात पर दूसरी बहन गुस्सा हो जाती है और उसे मुक्का मारती है। कहती है कि मास्टर को उसकी सीखने की जरूरत नहीं है। लाल बाल वाली बहन फख्र से बताती है कि वह सेक्ट की टॉप असैसिन है और वही उसे सिखाएगी। वह भी उस स्पेशल ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक को सिखाने के लिए खुद को पेश करती है जो वह जानती है। फायर क्रो फिर सुझाव देती है कि वे साथ में कर सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं, यह तय करने के लिए कि मास्टर किसके साथ होगा। तब दोनों बहनें फिर से लड़ने लगती हैं, यह तय करने के लिए कि मास्टर किसे मिलेगा। युवा आदमी लड़ाई से परेशान होकर दोनों से तुरंत झगड़ा बंद करने को कहता है। वह कहता है कि खाना समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और सीड के साथ एक चैलेंज प्रस्तावित करता है। लाल बाल वाली बहन उस आइटम को पहचानती है और कहती है कि यह एक बेहद दुर्लभ खजाना है। किंवदंती के अनुसार इस पेड़ को ईविल सॉइल में दफनाना पड़ता है ताकि वह अपनी ऊर्जा ग्रहण कर सके। तभी नीले बाल वाली बहन बीच में बोलती है और कहती है कि बात यहीं खत्म नहीं होती और इसमें और भी विस्तार हैं। इस पौधे को दोनों स्पिरिचुअल और ईविल एनर्जी की जरूरत होती है और इसी कारण यह इतना दुर्लभ है। वह जोड़ती है कि उसने सुना है कि इसके फल कल्टीवेशन को सुधारते हैं और दिव्य शक्तियां भी देते हैं। सेक्ट मास्टर सोचता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जुटाना आसान है, लेकिन ईविल सॉइल एक चुनौती होगी। उसे याद आता है कि सिनिस्टर रेल्म बुरी आत्माओं से भरा हुआ है, लेकिन उसने पहले कभी उन्हें नहीं पाया। वह छोटी अमर आत्मा से कहता है कि तीनों के लिए आराम करने की जगह का इंतजाम करे। युवा आदमी को एपोकलिप्स में लौटना है ताकि और क्रिस्टल्स और रिफाइंड ट्रेजर्स एकत्र कर सके। अपनी योजना के साथ युवा सेक्ट मास्टर आखिरकार अपने कमरे में सो जाता है। अचानक उच्च हील्स वाली एक महिला की परछाई उसके कमरे में प्रवेश करती है। लाल आंखों वाली छाया उसके पास आती है जबकि वह शांति से सो रहा होता है। अपनी दुनिया में वापस वह जागता है और देखता है कि उसके पास कप्तान की मिस्ड कॉल्स और संदेश हैं। उसकी एक होलोग्राम प्रकट होती है, पूछती है कि वह उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। युवा आदमी फिर नेक्रोफेस गिल्ड की बिल्डिंग जाता है अपनी कप्तान से मिलने। वह इंटरकॉम दबाता है और सोचता है कि क्या कुछ गंभीर हुआ है जिससे वह इतने बार कॉल कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन से उसकी पहचान हो जाती है और द्वार उसके लिए खुल जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अचानक उसके ऊपर खाने के डब्बों और कचरे की बारिश हो जाती है। युवा आदमी इस गंदगी से निराश हो जाता है और जोर से अपनी कप्तान का नाम पुकारता है। फिर वह देखता है कि महिला सोफे पर बेहोश पड़ी है और कमरे की हालत बिल्कुल बदहाल है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। फैन शाओयू नाम की महिला मुड़ती है और पूछती है कि वह यहां क्या कर रहा है। वह जवाब देता है कि उसने कहा था उसके लिए एक अच्छी चीज है और कप्तान उसे सेक्सी अंदाज में देखती है। कप्तान सोच में पड़ जाती है और सोफे पर बहुत आराम से लिपट जाती है। वह उठती है और कंफ्यूज्ड लगती है, सोचती है कि उसके पास उसके लिए क्या अच्छी चीज हो सकती है। अचानक वह याद करती है और मुस्कुराकर कहती है कि उसने एक बड़ा काम हासिल किया है। वह उस बेहतरीन काम की तारीफ करती है और अपने आप पर बहुत गर्व करती है। चूंकि वह बहुत व्यस्त है, इसलिए वह इसे ट्रेनिंग के रूप में युवा आदमी को अवसर के रूप में देती है। महिला उसे गले लगाती है और वादा करती है कि इनाम उदार होगा और वे सब कुछ बांटेंगे। उसी समय कप्तान कहती है कि सबसे मजबूत नेक्रोफेजिस टीम की सदस्य होने के नाते वह खराब नहीं हो सकता। एक दृढ़ निश्चय वाली मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह अपने गियर को अपग्रेड करने का मौका लेना चाहता है। कप्तान उसकी बात से सहमत होती है और चेहरे पर मुस्कान के साथ थम्स अप देती है। फिर वह उससे कुछ फंड्स के लिए स्पॉन्सरशिप मांगता है और आशावादी नजरों से उसे देखता है। महिला गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसकी मांग पर कुछ सोचती है। प्यारी मुस्कान के साथ वह कहती है कि बिल्कुल नहीं, उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं।
वह समझाती है कि उसकी न्यू ह्यूमन एबिलिटी एक सुपर ह्यूमन फिजिक है और उसे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। युवा आदमी फिर भी इंसिस्ट करता है और थोड़ा पैसा मांगता है क्योंकि उसने सुना है कि उसकी सैलरी काफी हाई है। कप्तान आह भरती है और उसे नाइव कहती है कि वह उन रूमर्स पर भरोसा करता है जो उसने सुने हैं। वह समझाती है कि गेमिंग इक्विपमेंट ज्यादा महंगा होता है और उसे हर महीने नया सामान खरीदना पड़ता है। इसके अलावा एक नया कंसोल रिलीज होने वाला है और वह चिंतित है कि उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। युवा आदमी को याद आता है कि कप्तान इंटरनेट एडिक्ट और हार्डकोर गेमर है। वह समझता है कि इस मामले में उससे उम्मीद नहीं रखी जा सकती और उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। गियर के लिए पैसे न होने के बावजूद वह कभी कप्तान के द्वारा दी गई मिशंस को नहीं ठुकराता। जब वह बच्चा था उसके माता पिता भूख से मर गए थे और वह कचरे से खाना खोजकर जिंदा रहा। इलाके की लड़ाई के दौरान वह रस्ट प्लेग गैंग के कब्जे में आ गया। गैंग के एक सदस्य ने उसे पकड़ लिया और बच्चे को सोल्जर बनाकर ट्रेन करने का फैसला किया। हालांकि एक रॉबरी के दौरान उन्हें एक न्यूक्लियर बीस्ट ने हमला कर दिया और सब पैनिक में आ गए। लेकिन क्रीचर ने उसे नहीं खाया और वह उस मैसेकर का अकेला सर्वाइवर था। तब से वह दूसरों के लिए पकड़ना मुश्किल लक्ष्य बनकर जीवित रहा। उसने जीवित रहने के लिए लड़ाई जारी रखी और कई खतरों से मुश्किल से बच निकलता रहा, जब तक कि एक दिन जिंदगी में पहली बार उसे न्यूक्लियर बीस्ट्स की एक लहर का सामना नहीं करना पड़ा। जब उसे लगा कि उसकी किस्मत खत्म हो गई और वह क्रीचर्स के हाथों खाने वाला है, अप्रत्याशित रूप से उसका बचाने वाला आया और उसे विशाल बीस्ट के हमले से बचा लिया। महिला उसे पकड़ती है और शिकायत करती है कि बीस्ट टाइड ने उसका रैंक्ड मैच हारवा दिया है। वह लड़के से कहती है कि वहीं रुको और जल्दी से यह खत्म करना है। अपनी ग्लोविंग आंखों के साथ वह बीस्ट्स पर अपना शक्तिशाली गोल्डन पंच इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। कप्तान तब एक सुनहरा सीधा मुक्का मारती है जिसमें जबरदस्त और तबाह कर देने वाली ताकत होती है। एक ही वार में वह सभी बीस्ट्स को मार गिराती है और 8 स्टार मिशन पूरा होता है। फिर वह उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुलाती है और वह उसके दल का अकेला सदस्य बन जाता है। हमारा हीरो फिर अपनी बाइक लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर मिशन पर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसका स्वागत एक आदमी और 2 लड़कियां करती हैं जो उसका इंतजार कर रही थीं। वह आदमी खुद को डॉक्टर शू बताता है और आरएमसी का हाथ मिलाता है। वह युवा आदमी को अंदर आने और बैठने का निमंत्रण देता है ताकि वे मिशन के बारे में बात कर सकें। लड़कियों में से एक उसे चाय देती है, लेकिन युवा आदमी पहले मिशन के डिटेल्स मांगता है। डॉक्टर बताता है कि उसका इंस्टीट्यूट एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीस्ट विमेन की मदद करता है। वह कहता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने सैकड़ों बीस्ट विमेन को आश्रय और बचाया है। वैज्ञानिक का मानना है कि उनके खिलाफ प्रेजुडिसेस गलत हैं और उन्हें एक घर का अधिकार है। पूर्वाग्रह खत्म करने के लिए वे शोध करते हैं कि बीस्टली जीन्स को कैसे हटाया जाए और उन्हें कैसे बदला जाए। वैज्ञानिक बताता है कि इंस्टीट्यूट को एक बड़े न्यूक्लियर बीस्ट से बड़ी समस्या हो रही है, इसलिए उन्हें एक नेक्रोफेज को हायर करना है जो उस क्रीचर से निपट सके जो उन्हें परेशान कर रहा है। अचानक एक तेज झटका बिल्डिंग को हिला देता है और सब स्थिति से स्टार्टल्ड हो जाते हैं। डॉक्टर शू चिल्लाता है कि यह फिर से बीस्ट होगा, घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ। हमारा हीरो तुरंत सबको वहीं रहने को कहता है और बाहर की ओर दौड़ता है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। बाहर 2 गार्ड्स किसी चीज पर गोली चला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि उनके बुलेट्स पूरी तरह बेकार हैं। युवा आदमी फिर जमीन पर छिप जाता है और जो देखता है उससे शॉक्ड हो जाता है। एक विशाल सरपेंट लाल आंखों के साथ दिखाई देता है और वह महसूस करता है कि कप्तान ने उसे पूरी तरह धोखा दे दिया है। वह चेतावनी देता है कि सांप की स्केल्स बहुत मोटी हैं और उस पर गोली चलाना सिर्फ उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। क्रीचर एक जोरदार सोनिक स्क्रीम निकालता है और युवा आदमी तय करता है कि उसे भटकाना होगा। वह गार्ड्स में से एक के पास जाकर अपनी योजना के लिए एक ग्रेनेड मांगता है। गार्ड्स उसकी हिम्मत से चकित होते हैं और सोचते हैं कि क्या वह सच में एक नेक्रो है। बिना समय गंवाए युवा आदमी ग्रेनेड को विशाल सरपेंट के मुंह की ओर फेंकता है। ग्रेनेड मुंह में फटती है जिससे क्रीचर को काफी नुकसान होता है और वह चिढ़ जाता है। वह फिर अपनी बाइक पर चढ़ता है और सरपेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि वह उसका पीछा करे। विशाल सरपेंट गुस्से में गर्जना करता है
उसका मुंह नीली ऊर्जा से भरा हुआ है। इसके साथ ही क्रीचर उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से दूर फॉलो करता है। अपनी बाइक पर वह बार बार ग्रेनेड्स फेंकता है जो बीस्ट के शरीर पर फटते हैं। युवा आदमी खुशी से चिल्लाता है कि उसके पास लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए इतनी ग्रेनेड्स हैं। वह मॉन्स्टर को एक कैनियन की ओर ले जाता है और कहता है कि लड़ाई वहीं खत्म होगी। मुस्कुराते हुए वह सांप की ओर कई ग्रेनेड्स फेंकता है जैसे कोई छोटा तोहफा हो। विशाल सरपेंट उन सभी विस्फोटों का सामना करता है जो उसके ऊपर गिरते हैं। विशाल धमाकों की एक श्रृंखला क्रीचर के शरीर को घेर लेती है। धुआं छंटने के बाद वह एक इलेक्ट्रिक अटैक के लिए तैयार होता है। वह हवा में कूदता है और एक शक्तिशाली नीली लाइटनिंग स्लैश छोड़ता है। इलेक्ट्रिक हमला सीधे विशाल सरपेंट को लगता है और भारी नुकसान करता है। उस समय युवा आदमी क्रीचर को देखता है और समझता है कि उसका अटैक तरीका कारगर है। मॉन्स्टर के शरीर पर लगी चोट हरे रंग की एक अजीब रोशनी से चमकने लगती है। हैरानी की बात यह है कि चोट तेजी से भरने लगती है। वह क्रीचर की अद्भुत रिजेनरेशन क्षमता से चकित हो जाता है। विशाल सरपेंट दर्द में गर्जना करता है लेकिन नए हमले की तैयारी करता है। क्रीचर अपने मुंह से हरी जहरीली तरल पदार्थ छोड़ता है। युवा आदमी गुस्सा होता है और शिकायत करता है कि यह पॉइजन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक गंदी चाल है। सरपेंट का वेनम जिसे छूता है वह सब कुछ पिघला देता है और वह एसिड की एक पूल में बदल जाता है। एमसी की बाइक पूरी तरह क्रीचर के एसिड से नष्ट हो जाती है। वह फिर समझता है कि यह पॉइजन नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और अपनी बाइक के लिए दुख जताता है। युवा आदमी आकाश में उड़ता है और विशाल सरपेंट का सामना करता है, काउंटर अटैक के लिए तैयार। सौभाग्य से उसके पास अभी भी एक एस छुपा है, फाल्कन टेलिस्मैन, जो उसने पहले पाया था। अपनी प्यारी बाइक के लिए वह कसम खाता है कि वह क्रीचर से बदला लेगा जिसने उसे नष्ट किया था। टेलिस्मैन की शक्ति के साथ वह तेजी से उड़ता है और वादा करता है कि वह बीस्ट से और क्रिस्टल्स निकालेगा। वह खुद को नीली ऊर्जा में लपेटता है और एक शक्तिशाली अटैक के लिए तैयार होता है। कई एनर्जी स्लैशेस विशाल सरपेंट के शरीर पर लगते हैं जिससे भारी क्षति होती है। क्रीचर चोटें महसूस करता है और उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। वह टिप्पणी करता है कि सरपेंट हीरे से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। युवा आदमी जमीन पर उतरता है और हारे हुए बीस्ट के न्यूक्लियर क्रिस्टल का निरीक्षण करता है। अचानक वह देखता है कि क्रीचर की आंख रो रही है और हैरान हो जाता है। उसका ब्रेसलेट अत्यंत तीव्र और रहस्यमय नीली रोशनी से चमकता है। उसी वक्त सरपेंट एक महिला में बदल जाता है जिसकी पूंछ सांप जैसी और बाल नीले रंग के होते हैं। अपने बढ़े हुए विजन से वह स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझ पाता है। वह अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार होता है और मिशन को एक बार और हमेशा के लिए पूरा करने का फैसला करता है। एक तेज और सटीक स्लैश के साथ वह अपनी एनर्जी ब्लेड से क्रीचर को खत्म कर देता है। सांप महिला का शरीर जमीन पर एक पर्पल लिक्विड की पूल में घुल जाता है। युवा आदमी फिर डॉक्टर को बताता है कि क्रीचर की सिर्फ पूंछ बची है। वैज्ञानिक उसका धन्यवाद करता है और $20,000 का इनाम उसे ट्रांसफर करता है। हमारा हीरो पूछता है कि इतनी सुरक्षित जगह में एक विशाल न्यूक्लियर बीस्ट कैसे आ गया। डॉक्टर जवाब देता है कि यह असामान्य नहीं है और चिंता न करने को कहता है। वैज्ञानिक फिर उसे 2 लड़कियों की कंपनी का प्रस्ताव देता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके, लेकिन युवा आदमी संदेही हो जाता है और पूछता है कि क्या इंस्टीट्यूट इस तरह की सेवा प्रदान करता है। वह उसे बीस्ट विमेन के साथ किसी इलीगल सेवा की पेशकश करने का आरोप लगाता है और गुस्से से घूरता है। डॉक्टर घबराता है और कहता है कि यह सब सहमति से होता है, बस उनकी सुरक्षा के लिए एक धन्यवाद। एक शरारती मुस्कान के साथ युवा आदमी एक विचार लेकर आता है और कहता है कि उसे सभी मेड लड़कियां लाकर दी जाएं। डॉक्टर कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन तुरंत लड़कियों को उसके लिए अरेंज करने को राजी हो जाता है। हमारा हीरो फिर फर्श पर बैठ जाता है। उसके चारों ओर 6 बीस्ट विमेन मेड के रूप में खड़ी होती हैं। वे अपने अपने नाम बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें उसकी सेवा करने में बहुत खुशी हो रही है। उसके ब्रेसलेट में चमक होती है। वह कहता है कि उसे उनकी खुशी वाली वाइब महसूस नहीं हो रही। वह उन्हें नकली अभिनय बंद करने को कहता है और अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। एक लाइटनिंग कर्स तब उन सभी मेड पर गिरता है जो दर्द में चिल्लाते हुए जमीन पर गिरती हैं। वैज्ञानिक फिर एक सीक्रेट कमरे में प्रवेश करता है
उसकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमक रही हैं। अंदर वह बीस्ट विमेन को बंदी बनाकर प्रयोगों के लिए रखे गए ट्यूब्स को देखता है। एक बड़े ट्यूब में वह न्यूक्लियर बीस्ट की वजह से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। यह सोचकर अफसोस करते हैं। वह पास जाकर वादा करता है कि वह अंततः उसे वापस जिंदा कर सकेगा। अचानक हमारा हीरो वहां प्रकट होता है और कहता है, तो इसीलिए बीस्ट ने मुझ पर हमला किया। डॉक्टर चौंक जाता है और पूछता है कि वह उनके रेस्क्यू रूम में क्या कर रहा है। झूठ सुन सुनकर थक चुका युवा आदमी गुस्से में वैज्ञानिक को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। डॉक्टर फिर नाटक छोड़ देता है और कहता है कि क्योंकि वह दखल देने पर अड़ चला है, वह अपना असली खेल दिखाएगा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वैज्ञानिक अपने फोन पर एक अलार्म बटन दबाता है। मेड लाल आंखों के साथ उठती है और उसके चारों ओर घेराव करती है, उसके आदेश पर हमला करने के लिए तैयार। लेकिन युवा आदमी बताता है कि वह पहले ही उनका नियंत्रण खो चुका है और टूटे हुए कॉलर्स दिखाता है। डॉक्टर हैरान रहता है क्योंकि कॉलर्स हटाने पर उनके सिर फट जाने चाहिए थे। युवा आदमी कहता है कि बीस्ट विमेन अब उसके लोग हैं और उन्होंने उसके सारे गुप्त राज उसे बता दिए हैं। वह बताता है कि वैज्ञानिक ने बीस्ट विमेन को इंस्टीट्यूट में फंसाया और बंदी बनाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉलर्स झटके दे सकते थे या उनके सिर फटवा सकते थे। उसने बीस्ट विमेन को फॉरबिडन एनहांसमेंट ड्रग्स के लिए गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल किया। हमारा हीरो उसका सामना करता है, कहता है कि वही व्यक्ति है जो उस बीस्ट विमेन को नुकसान पहुंचाता है जिसे वह सबसे ज्यादा बचाने का दावा करता है। डॉक्टर हताश होकर सब कुछ नकार देता है और कहता है कि उसने यह सब उस दिन हुए हादसे की वजह से किया। एक फ्लैशबैक में वह बताता है कि वह बीस्ट विमेन की मदद करना चाहता था और उन्हें दबाए जाने को सहन नहीं कर सका। एक अंधेरी गली में युवा डॉक्टर ईंट लेकर एक आदमी पर हमला करने की तैयारी करता है। सीधे हिट से वह उस आदमी के सिर पर वार करता है ताकि एक बीस्ट वुमन की रक्षा कर सके। फिर वह उसे उठाकर शहर के खतरों से दूर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वह एक बायोलॉजिस्ट बन गया, शादी की और अपनी पत्नी के साथ एक बेटी हुई। वर्षों की रिसर्च के बाद वह अंततः बीस्ट विमेन के जेनेटिक कोड को सुलझाने में सफल हुआ। लेकिन सब कुछ बिखर गया जब उसे एक हताश कॉल मिली और वह लैब से बाहर भागा। उसकी दवा से बीस्ट विमेन बेहोश हो गईं और जब तक वह पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हताश होकर वह अपनी घायल बेटी को अपनी बाहों में पकड़ता है और वादा करता है कि वह उसे जाने नहीं देगा। तब से उसकी रिसर्च केवल अपनी बेटी को बचाने के बारे में थी, बीस्ट विमेन की मदद करने के बारे में नहीं। उसने खुद को एक अंडरग्राउंड संस्था के साथ मिला लिया। फिर वह बीस्ट विमेन से सामग्री निकालकर दवाएं और इन्हेंसर्स बनाने लगा। दवाएं काले बाजार में बिकती थीं और अंत में वह वही बन गया जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन उसने अंततः जीन फ्यूजन के जरिए उसे बचाने का तरीका खोज लिया। तरीका सरल था, लेकिन जेनेटिकली कंपैटिबल बीस्ट वुमन खोज पाना लगभग असंभव था। वह तब याद करता है कि सफेद सांप वाली महिला भाग गई थी और उसने उसके बहुत से सामान गिरा दिए थे। उस सांप महिला की जेनेटिक कंपैटिबिलिटी 99% थी। जैसे ही वह फ्यूजन शुरू करने वाला था, विशाल टाइटन सर्पेंट आया और सब कुछ बिगाड़ दिया। फ्यूजन प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसे पहले सर्पेंट को खत्म करना था। अब जब हमारा हीरो क्रीचर को हरा चुका है, वह अंततः फ्यूजन शुरू कर सकता है और अपनी बेटी को पुनर्जीवित कर सकता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ डॉक्टर अपने फोन पर जीन फ्यूजन शुरू करने का आदेश देता है और सिस्टम प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि करता है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।